किसान भाइयों और बहनों, नमस्कार और राम राम। आज हम ऐसे विषय की ओर आपको ले जाना चाहेंगे जो पोषण से जुड़ा हुआ है। जैसे आजकल का जो समय है, सारे लोग जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं। साथ ही साथ कई प्रकार की जो बीमारियां हैं, जैसे खास तौर से हमारे देश में आजकल जो बढ़ती जा रही है, जैसे हृदय रोग है, डायबिटीज है, तो इसके ऊपर काफी जागरूक रहते हैं। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ जो खाद्य पदार्थ है उसमें भी परिवर्तन लेकर आते जा रहे हैं हमारे किसान भाई भी और हमारे सभी जो लोग सुनने वाले हैं। कई प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स है वो ये देखते हैं कि किसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, पोषक तत्व ज्यादा मिल रहे हैं। तो इसी में एक शब्द आता है सुपर फूड। सुपर फूड ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें कहा जाए पोषक तत्व जो होते हैं, विटामिन, खनिज वगैरह जो है, ये काफी प्रचुर मात्रा में कम मात्रा लेने पर ही हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो आज जो है हम कुछ ऐसे ही चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं और डॉक्टर अल्पना शर्मा जो मैम है, ये जब भी आती हैं तो पोषण से संबंधित जो जानकारी है वो आप किसान भाइयों और बहनों को जरूर देती हैं। तो आज जो बदलता हुआ जो समय है, इसमें जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो भी कुछ हद तक बदलते जा रहे हैं। ये कहा जाए कि जो कुछ पदार्थ हैं उसको हम लोग जानते तो हैं, लेकिन जो उसका जो स्वरूप जो परिवर्तित हो जाता है, कई बार उसको कुछ और नाम से जाना जाता है। तो इसी कड़ी में जो है आज हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले एक शब्द आता है माइक्रोग्रीन्स। इस विषय पर ही हम चर्चा करेंगे। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी शहडोल के स्टूडियो में और इस किसानवाड़ी कार्यक्रम में। धन्यवाद अविनाश जी। ये जो माइक्रोग्रीन्स जिसके ऊपर आज अपन चर्चा करने वाले हैं, तो सभी लोगों ने कभी ना कभी अपने किसी अनाज को या किसी दलहन वाली बीज को आपने अंकुरित करके देखा होगा। अंकुरित के बाद वाली स्थिति जो है, मतलब अंकुरित को थोड़ा सा और बढ़ा लें, वो ही माइक्रोग्रीन्स कहलाता है ना। तो ये जो माइक्रोग्रीन्स हैं, ये आजकल आज के दौर में बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अपन जैसे बोलते हैं कि सब्जियां हो गई, इनमें विटामिन मिनरल्स बहुत होते हैं, लेकिन सब्जियां अब हम ये नहीं जानते कि उनको कैसे रसायन से उगाया गया है, कैसी दवाइयां डली हैं, उनका सही से उपयोग किया, रेसिडुअल टाइम खत्म हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका कोई हमारे रासायनिक का कोई कुप्रभाव तो नहीं होगा हमारे ऊपर सब्जियां खाने का। तो अगर हम उतना ज्यादा सोच पा रहे हैं, तो ये जो माइक्रोग्रीन्स जो हैं, ये हमारे लिए एक वरदान जैसे सिद्ध होंगे, एक सुपर फूड जैसे सिद्ध होंगे माइक्रोग्रीन्स। और ये क्या है कि हम अपने सामने अपने जो भी हमको खाना है उसके माइक्रोग्रीन्स बना के और उनको हम उपयोग कर सकते हैं दैनिक आहार में। तो हम ये इंश्योर कर लेंगे, ये हम बिल्कुल पक्का कर पाएंगे कि हमको प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व हमारे खाने में हमने लिया है और हमको पोषक तत्व से कमी वाली कोई भी बीमारी हमको नहीं होगी, नाम मात्र की होगी। तो ये माइक्रोग्रीन्स बहुत फायदेमंद है और इनका मैं तो ये चाहती हूँ कि हर घर में इसका उपयोग होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक तरह से चमत्कार है, ईश्वर का चमत्कार है हमारे लिए कि हम इसको बिल्कुल आसानी से बिना लागत के और अपने घर बैठे हम उगा सकते हैं। इसमें हमको किसी भी तरह की, अगर जैसे हम ये बोलें कि हमको खेत की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता, तो खेत वगैरह की हमको आवश्यकता नहीं है। हम आसानी से घर के किसी भी कोने में अपने जहाँ पे थोड़ा सा हल्का रोशनी आती है वहां पे हम इनको उगा सकते हैं और बिल्कुल इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई कठिन कार्य नहीं है और आराम से इसको उगाते हैं। इसको एक तरह से ना सुपर फूड की कैटेगरी में लिया गया है, क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व है बहुत ज्यादा, मतलब जैसे बोलते हैं ना, बहुत उच्च घनत्व, मतलब बहुत ज्यादा भारी मात्रा में है, इसलिए इसको सुपर फूड की कैटेगरी में लिया गया है। तो ये जो है, इसको हमारे किसान भाई आसानी से उगा सकते हैं घर में। जी, ये आपने बताया अभी जो है माइक्रोग्रीन्स को सुपर फूड की श्रेणी में रखा गया है, एक प्रकार से सुपर फूड है। और साथ ही एक और बात है इसमें, एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो अंकुरित अनाज जिसको कहा जाता है, स्प्राउट्स जो होते हैं, उसको जब भी हमारे किसान भाई और हमारे सुनने वाले श्रोता जो हैं जब भी लगाते हैं तो वो
1-2 दिनों में ही तैयार हो जाता है। गीले कपड़े वगैरह में रखते हैं या किसी रूप से उसको थोड़ा सा गीला रखना रहता है। फिर उसके बाद उसमें जो जड़ें निकलती है, उसके बाद उसको पूरी तरीके से उसे या तो कोई व्यंजन बना लिया जाता है या तो सीधे ही खा लिया जाता है। तो ये हो गए स्प्राउट्स और अंकुरित अनाज। माइक्रोग्रीन्स जो है उनसे कितने अलग हैं और क्या उसके आगे वाला जो चरण है, जब थोड़ा सा उसमें कुछ पत्तियां निकल जाती है और उसके बाद का जो चरण है वो है क्या ये जो है? हाँ, देखिए, जैसे किसी भी बीज को हमने हल्का सा उसको पहले भिगो लिया जी। और भिगोने के बाद उसका पानी निकाल के फिर उसको हमने अंधेरे में रख दिया, थोड़ा सा ढाक के। जी जी। तो उसमें आपने देखा कि 1-2 दिन में उसमें अंकुर निकल जाएगा। बिल्कुल। अंकुरन के बाद की स्थिति कि उसको फिर हम थोड़ा सा और उगाएंगे और उसको कल्चर करेंगे, और फिर जैसे 7 से 10 दिन हो गए, कहीं कहीं पे 7 से 15 दिन भी हो गए, तो उस स्थिति में ये जब जैसे ऊपर के 2-3 पत्तियां निकलने लगती हैं, हरी हरी सी पत्तियां आपको दिखेंगी बिल्कुल छोटी छोटी सी, उस स्थिति वाली स्थिति को हम माइक्रोग्रीन्स बोलते हैं। और माइक्रोग्रीन्स में ये है कि जैसे अंकुरन आपका 2-3 दिन 1-2 दिन में होगा, ये 7 से 10 दिन लेगा। माइक्रोग्रीन्स में ये भी है कि जैसे बाकी हर एक चीज में ये रहता है कि नाइट्रेट्स जो हैं, नाइट्रेट्स, जैसे अगर हम पूरे जैसे कोई भी साग उगा रहे हैं माइक्रोग्रीन्स में, मेथी उगा रहे हैं या हमने धनिया उगाई है, कुछ भी उगाया, और अगर इसका पूरा बड़ा सा पौधा ले कि भैया वो फुल साइज का पौधा लें, तो दोनों की तुलना में ये है कि जो बड़े वाले में नाइट्रेट्स बहुत रहते हैं। तो नाइट्रेट्स क्या करते हैं, जो भी हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे मान लीजिए अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन है या फिर विटामिन मिनरल्स हैं, उनको वो बाइंड कर लेते हैं, तो हमारे शरीर में उसकी उपलब्धता कम होती है। तो माइक्रोग्रीन्स में वो चीज कम रहती है। माइक्रोग्रीन्स क्योंकि 7 से 15 दिन या मैक्सिमम 20 दिन का रहेगा, तो माइक्रोग्रीन्स में क्या रहते हैं, नाइट्रेट्स बहुत कम रहते हैं। अच्छा। तो ये क्या करते हैं, हमारे पोषक तत्वों की जो जैव उपलब्धता हमारे शरीर में रहती है उसको ये बढ़ाता है, मतलब अच्छा। कम नहीं होने देता है। हमारे जितना हम खाएंगे वो पूरा का पूरा हमको उपलब्ध होगा। और माइक्रोग्रीन्स में एक चीज और है कि इसमें ना एंजाइम्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहते हैं। तो ये जैसे इसका अगर हम सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में जाएगा, तो ये क्या करेगा कि हमको जो भी चीज हम खा रहे हैं तो हमारे पाचन तंत्र को भी दुरुस्त करेगा और सारी चीज हमको उपलब्ध होंगी, पोषक तत्व पूरे उपलब्ध होंगे। तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको हमको कच्चा ही सेवन करना है। अगर माइक्रोग्रीन्स को हम किसी तरह प्रोसेस्ड कर रहे हैं कि मतलब उसको उबाल लिए या फ्राई कर लिए, तो उसका जो पोषण डेंसिटी जो है, पोषण घनत्व, वो कम हो जाएगा। जिस चीज के लिए हम इसको खा रहे हैं वो चीज ही कम हो जाएगा। तो इसको हमको कोशिश करना चाहिए कि बिल्कुल एज सच कच्चे फॉर्म में ही हमको उपयोग करना है। जी, यानी कि जो रॉ फॉर्म होता है, कच्चा जो होता है, सीधे उसको उपयोग करना है और पकाने की जो आवश्यकता है वो इसमें नहीं है। क्योंकि ऐसे भी हम देखते हैं कि जो हमारी जो खाद्य सामग्री ज्यादातर होती है, पकाने के बाद जो है कई बार डीनेचर हो जाती है, उसमें जो पोषक तत्व हैं उसमें कमी आ जाती है। और कई प्रकार की जो विधियां जो हम लोग अपनाते हैं उसमें कभी कभी जो है जो विधियां गलत भी हो जाती हैं, क्योंकि पकाने से बहुत सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए कुछ हद तक कच्चा इसको खाना आवश्यक हो जाता है। अब जो है इसमें अगला प्रश्न ये है कि माइक्रोग्रीन्स के जो प्रकार हैं वो मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, उनके विषय में जानेंगे। देखिए, माइक्रोग्रीन्स में जैसे कि मतलब आप जिस तरह का बीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए आपने जैसे वो मटर हो गया, सूरजमुखी हो गया या फिर मकई वाला हो गया, तो ये एक प्रॉपर इनका मतलब एक सही तरीके से इनका तना और स्टेम वगैरह निकलेगा, तो इनको तना वाला माइक्रोग्रीन्स बोलते हैं। अच्छा। फिर अगर आपने बीज मसाले वाला लिया है, मतलब आपने जैसे धनिया वाला लिया है, मेथी वाला, तो इनका जब आप इनका जो हरी पत्ती का सेवन करेंगे माइक्रोग्रीन्स का, तो इनका क्या थोड़ा सा मसालेदार वाला इनका टेस्ट आता है, तो इनको मसालेदार वाला बोला जाता है। फिर जैसे और है कि जैसे अपन जड़ी बूटियों वाले माइक्रोग्रीन्स ले लें, तुलसी हो गया, अजवाइन हो गया, उनके माइक्रोग्रीन्स ले रहे हैं, तो वो जड़ी बूटी वाले माइक्रोग्रीन्स हो गए। फिर अगर कोमल माइक्रोग्रीन्स की बात करें तो जितने भी जैसे फूल गोभी हो गई आपकी या ब्रोकली हो गया, इनके जो माइक्रोग्रीन्स है बहुत कोमल रहते हैं इनके, मतलब कि आप चबाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, आराम से ये च्यू हो जाते हैं, चब जाते हैं। तो इनको तो इसी तरह के 3-4 कैटेगरीज हैं कि मतलब हाँ ये
3-4 कैटेगरी में इनको वर्गीकृत किया गया है। वैसे जो माइक्रोग्रीन्स जो शब्द है उससे हमारे कुछ श्रोता जो है परिचित नहीं होंगे, लेकिन देखा जाए तो हम इसका उपयोग करते रहे हैं। जैसे जो हमारे आसपास जो है कभी कभी कुछ त्योहार वगैरह होते हैं, जैसे भोजली त्योहार होता है जिसमें जवारा वगैरह उगाया जाता है, तो ये जो है इससे अच्छी तरीके से परिचित है हमारे जो श्रोता हैं। और एक और चीज है कि उसको कई लोग जो है उपवास में जो है इसका सेवन भी करते हैं। इसके जैसे जवारे के जो रस है सिर्फ इसी से ही जो है उपवास रखा जाता है और कुछ भी नहीं लिया जाता। तो इससे स्पष्ट होता है कि एक तो हमारे किसान भाई बहन इसको उपयोग करते रहे हैं, दूसरा उसमें जो पोषक तत्व जो मौजूद होते हैं वो इतने उच्च क्षमता के साथ होते हैं कि किसी और चीज की भी आवश्यकता नहीं होती और हमारे शरीर में कोई भी कमजोरी नहीं होती अगर इसको लेते हैं तो कुल मिला के जो हमारे किसान भाई और बहन है ये इसका उपयोग करते रहते हैं। तो अगला जो मेरा सवाल है इसी से ही जुड़ा हुआ है कि इसकी जो पोषण गुणवत्ता होती है वो कैसी होती है? देखिए, माइक्रोग्रेन्स जो है वे बहुत ज्यादा पोषण घनत्व रहता है, हाई डेंसिटी वाले, हाई पोषण डेंसिटी वाले रहते हैं। इनमें क्या है कि प्रचुर मात्रा में आप देखिए विटामिन की मात्रा है, ए, सी, ई, के, और फिर इसमें बहुत सारे खनिज तत्व हैं, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, सारे हमको 16-17 तत्व लगते हैं। तो सारे खनिज तत्व कुछ कम कुछ ज्यादा मात्रा में इसमें मौजूद है। मतलब ये देखिए कि आप इतनी ज्यादा पोषक घनत्व वाली चीज है माइक्रोग्रेन्स। साथ ही इसमें क्या है कि जैसे इसका जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो आजकल बहुत सुना जाता है, जिनको भी शुगर की बीमारी है कि भाई हमको वैसी चीज खानी है जिससे हमारा शुगर एकदम से ना बढ़े, तो ये क्या है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम रहता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हैं। तो ये हमारे जो डायबिटिक वाले रहते हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। साथ ही इसमें क्या है कि इसमें हृदय रोग वालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। खासतौर पर अगर हम गोभी, लाल पत्ता गोभी की बात करें, उसके अगर हम बीज ले लें और उसके माइक्रोग्रीन्स बनाएं तो ये हृदय वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। और इसमें क्या है कि विटामिन सी बहुत है, तो विटामिन सी होने के कारण सभी जानते हैं कि इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। और इसमें कैंसर से बचाव वाले भी गुण पाए जाते हैं। जो आपने बताया वो भोजली वाला कि उस समय वो उसका सेवन करते हैं, उसमें ऐसे ऐसे एंजाइम्स उसमें रहते हैं कि उसमें हम लोग अगर टेक्निकल बात करें उसमें तो सल्फोराफेन नामक एक तत्व है। अच्छा। तो ये क्या करता है कि कैंसर रोधी है। तो ये हमारा जो तत्व है ये हमको कैंसर से बचाता है। तो कैंसर इनिबिटरी प्रॉपर्टीज भी इसमें है। साथ ही इसमें माइक्रोग्रीन्स है, आप देख रहे हैं कि इसमें प्रचुर मात्रा में आहारीय फाइबर्स रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे पाचन तंत्र को भी दुरुस्त करते हैं और हमें जैसे किसी भी तरह की पेट की समस्या नहीं होती। फाइबर्स वैसे भी रेशे का प्रचुर मात्रा में हमें उपयोग करना चाहिए खाने में। तो ये क्या है कि उस चीज को भी ये बैलेंस करता है। तो माइक्रोग्रीन्स में इतने सारे पोषक तत्व आपको आसानी से मिल जाते हैं। जी। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इसमें जो है पोषण जो गुणवत्ता है, पोषक जो तत्व हैं, इनके विषय में अभी आपने बताया है। जैसे जो हमारे जो स्प्राउट्स होते हैं, अंकुरित अनाज होते हैं, इनको अंकुरित करना काफी आसान होता है। तो ये देखा जाए तो जो पौधे और बीज, जो अंकुरित अनाज है, उनके बीज की अवस्था है। जो पौधे जो है फसल के रूप में जो हम तैयार करते हैं वो काफी बड़े हो जाते हैं, उनको सेवन करना जो है काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जो है काफी हार्ड हो जाते हैं जब वो बड़े होते हैं। और जो अंकुरित
अंकुरित बीज होते हैं वो जो है शुरुआती ही अवस्था होते हैं, तो इनको कैसे उगाया जाना चाहिए, कैसे उगाया जा सकता है, इसके विषय में जानेंगे। जैसे अंकुरित अनाज को तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो फसल जो हमारी होती है उसको उगाने के लिए खेतों की आवश्यकता होती है, एक सरफेस की आवश्यकता होती है, तो इनको कैसे उगाया जा सकता है? देखिए, इसमें क्या करेंगे कि हम 4 से 6 इंच वाला कोई भी हम कंटेनर या हमारे पास कोई बॉक्स है तो वो ले लें, कोई ट्रे टाइप की चीज है तो वो ले लें जी। और उसमें या तो हम बेस मटेरियल में हल्की 2 इंच की परत हम मिट्टी की बिछा दें या फिर हम टिश्यू पेपर को वहां पे 2-3 लेयर करके बिछा दें जी। या फिर कोकोपीट अगर हमारे पास मौजूद है तो उसको बिछा लें 2 इंच की लेयर में और उसमें हल्का सा नमी, हल्का सा पानी बिल्कुल डालना है। अगर आपने मिट्टी उपयोग किया तो मिट्टी में एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि वो मतलब जैसे बहुत गीली वाली मिट्टी ना हो जी। तो जैसे अपन काली वाली मिट्टी इस्तेमाल करते हैं, काली सॉइल, तो काली सॉइल में क्या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत रहती है, तो वो क्या बहुत गिलगिली टाइप की, तो उसमें ये बीज नहीं उगाएं। जी जी। आप जैसे आपके पास जो भी मिट्टी है उसमें थोड़ा सा गोबर की खाद मिला के उसको बढ़िया भुरभुरी मिट्टी कर लें और फिर उसकी आप 2 इंच की परत बिछाएं और उसमें आप कोई भी बीज, मान लीजिए सरसों आपको उगाना है या धनिया उगाना है या मेथी उगाना है, तो इनको आप ऐसा करें कि पहले थोड़ा सा 4 से 6 घंटा भिगो दें पानी में जी। तो बीज जैसे पानी में भिगोएंगे तो थोड़ा सा फूल जाएंगे बीज। अब फिर उस बीज को निकाल के आप हल्का सा इसके ऊपर आप फैला दें हल्का से। ऐसे ध्यान रखें कि बहुत घना भी नहीं बोना है और बहुत बिर्रा भी नहीं बोना, तो आप हल्का हल्का उनको भुरभुरा करके डाल दें उसके ऊपर। और उसके ऊपर अगर आपने मिट्टी ली हुई है तो फिर एक परत हल्की सी मिट्टी की बिछा दें और अगर टिश्यू पेपर आपने यूज किया है तो उसके ऊपर एक परत गीली वाली टिश्यू पेपर हल्की सी आप डाल दें, दबाने की जरूरत नहीं है जी। तो आपने डाल दिया और फिर आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ी सी नमी बनी रहे जी। खास बात ये है कि जो भी कंटेनर आपने लिया है, ट्रे या कोई बॉक्स लिया है, तो उसमें आपको नीचे की तरफ उसमें छेद जरूर कीजिए, क्योंकि नहीं तो बीज पूरे सड़ जाएंगे आपके। तो नीचे पहले छेद करके फिर आपको मिट्टी बिछानी है, फिर आपको थोड़ा सा मिट्टी गीली करनी है और फिर आपने बीज डालना और हल्की सी मिट्टी की परत और ऊपर से आप एक किसी गीले कपड़े से ढक के रख दीजिए। तो ऐसी नमी का वातावरण रहेगा, क्योंकि अंकुरन के दौरान इनको थोड़ा सा ना अंधेरा पसंद है ताकि ये जल्दी अंकुरित हो जाएं और इनमें से वो निकले। तो जब आप 2 दिन के बाद जैसे आपने कपड़ा हटाएंगे, बीच में हल्का सा पानी का स्प्रे करते रहेंगे कपड़े के ऊपर, कपड़ा हटाएंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी सी जड़ी टाइप का निकल गया, अंकुरित हो गया। आप फिर थोड़ा कोशिश कीजिए उनको रोशनी में रखें, हल्की रोशनी में, और आप समय समय पर जैसा आपको दिख रहा है, अगर ये सूख रहे हैं तो थोड़ा सा पानी आपने डालना है, वो भी थोड़ा आप किसी स्प्रे बॉटल को रख लें, उससे आप हल्का हल्का पानी डाल दें इसमें और बिल्कुल 7 से 10 दिन में बिल्कुल आसानी से ताजे माइक्रोग्रीन्स, आपको जिस चीज का आपको माइक्रोग्रीन्स चाहिए वो आपको स्वादिष्ट और बिना लागत के आपको माइक्रोग्रीन्स घर पे ही तैयार हो जाएंगे। और इनमें एक और तरीका हो सकता है कि जैसे हम मान लीजिए हमारे पास मिट्टी नहीं है, कोकोपीट नहीं है, कोई टिश्यू पेपर का इस्तेमाल नहीं है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बेस में कोई एक कंटेनर रख लें, थोड़ा सा गहराई वाला, बहुत गहरा ना हो, 8 से 10 इंच या 12 इंच वाला, उसमें पानी डाल लें और उसके ऊपर एक छलनी रख लें। छलनी के ऊपर भी अगर हम ये बीज को जो आपने फुलो के रखा है उस पर डाल देंगे और ऊपर से हल्का सा आप कोई कपड़ा या कोई करके ढक के रख दें, तो आप देखेंगे वही सेम प्रोसेस 2 से 3 दिन में वो अंकुरित हो गए और फिर उनमें से जड़ निकलने लगी और वो जड़ पानी में चला जाएगा, पानी से वो सारे पोषक तत्व लेते रहेंगे। तो आप उनको 2 से 3 दिन में पानी को बदलते रहिए और वो भी 7 से 10 दिन में वो भी छलनी के ऊपर आपकी ये माइक्रोग्रीन्स तैयार। तो तीनों तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, कोई ऐसा इसमें बहुत कुछ टेक्निकल नहीं है। हमारी जो कृषक महिलाएं हैं या फिर हमारे कृषक बंधु लोग हैं, बहुत आसानी से घर पर इसको बना सकते हैं। और एक तरह से मैं तो ये बोलूंगी कि आय सृजन का भी तरीका हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसकी पोषण गुणवत्ता इतना समझ रहे हैं, इतना जान रहे हैं इसको, तो ये समझिए जैसे हम धनिया की मुट्ठी बिक रही है बाजार में, हमारे पास मेथी की भाजी बिकती है या किसी चीज की भाजी, साग बिक रहा है, तो आप थोड़े दिन बाद देखिएगा कि ये इनके माइक्रोग्रीन्स बिकने लगेंगे बाजार में। बड़े शहरों में सुपरमार्केट्स में ये बहुत अच्छे दामों पे बिकते हैं। और चूंकि अभी हम लोग थोड़ा सा इसको समझने के लिए समय था, तो इसको हमने एक बहुत अच्छा आय सृजन का भी तरीका
गृहिणियों के लिए हो सकता है, कृषक महिलाओं के लिए, कि वो अगर इस तरह के माइक्रोग्रीन्स बनाएं और डेली हाट बाजार में उनको ले जाके बेचें, तो ये भी एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है उनके लिए। जी, ये जो मिट्टी के बारे में आपने कहा था, कोकोपीट वगैरह जो सरफेस उसके लिए इस्तेमाल होता है, तो उसमें इसीलिए ही उसको भुरभुरा रखना है ताकि जो अतिरिक्त जो पानी है वो निकल जाए और बीजों को सड़ाए नहीं और पौधे जो है आराम से तैयार हो जाएं। उसके अलावा जो है सूर्य के प्रकाश में भी शुरुआती अवस्था में ज्यादा उसको आवश्यकता नहीं है, फिर उसके बाद शायद जब उगने लगते होंगे तो फिर रखना पड़ता होगा। हाँ। जी, उसके बाद अगला जो मेरा प्रश्न था जिसका जवाब आपने पहले ही दे दिया है, रोजगार के लिए जो है, मतलब स्वयं के खाने के लिए तो इस्तेमाल करते हुए समझ में आ रहा था, लेकिन आगे आने वाले समय में जब सभी लोग जो है जागरूक होते जाएंगे, अवेयर होते जा रहे हैं और इसकी जो पोषण गुणवत्ता है उसके बारे में जान रहे हैं, जैसे बहुत सारे विटामिन ऐसे भी होते हैं जो पकाने की गलत विधियों के कारण नष्ट हो जाते हैं, जैसे मुख्य रूप से विटामिन सी की ही बात कहा जाए, थोड़ा सा भी ज्यादा तापमान अगर बढ़ता है तो फिर वो पहले ही कहा गया था कि कई विटामिन जो है डीनेचर हो जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा पोषक तत्व ये हमको प्रदान कर सकता है। सुपर फूड भी है और आने वाला जो समय है वो कम खा के भी पोषक तत्व ज्यादा मिल सके ऐसे सुपर फूड का ही है। तो ये माइक्रो ग्रीन्स जो है बहुत ही ज्यादा आने वाले समय में हमको लाभ पहुंचाने वाले साबित हो सकते हैं, फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आपने उगाने की विधि भी बता दी है, साथ ही जो है इसके अंकुरित अनाज और इसमें जो अंतर है वो भी बताया। सुपर फूड के बारे में भी हमने चर्चा की है, पोषण गुणवत्ता के बारे में भी चर्चा की है। इसमें डायबिटीज और हृदय रोग के विषय में तो आपने बताया था, लेकिन और ये बता दीजिए कि इसमें कैसे ये लाभप्रद हो सकते हैं, फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो समय है, चाहे वो हमारे गांव के किसान भाई हों या शहर में रहने वाले लोग हों, सारे लोग जो है इन सब समस्याओं से आजकल दो चार होना पड़ रहा है। मधुमेह है और हृदय रोग, तो माइक्रो ग्रीन्स जो है किस प्रकार से लाभ पहुंचा सकता है। अगर हम सामान्य रूप से जो भोजन अभी तक लेते आ रहे हैं उसकी तुलना में अगर माइक्रो ग्रीन्स का सेवन करते हैं तो वो हमको इन रोगों से और साथ ही जो लाइफस्टाइल से जो जुड़ी हुई बीमारियां हैं उससे कैसे बचा सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें डायबिटीज की, तो डायबिटीज में हमें 3 माइक्रोग्रीन्स बहुत फायदेमंद है। एक मेथी का माइक्रोग्रीन्स हो सकता है फायदेमंद, एक ब्रोकली का और एक मटर का माइक्रोग्रीन्स। अच्छा। तो ये मेथी वाला कैसे काम करता है, इसमें क्या है कि मेथी में अच्छी गुणवत्ता का फाइबर रहता है इसके माइक्रोग्रीन्स में, और इसमें ग्लूकोसाइनोलेट्स कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन में बहुत मतलब मदद करता है। तो हमारे भोजन में जो बोलते हैं ना कि एकदम से मतलब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला है और एकदम से हमारे शक्कर की लेवल को बढ़ाता नहीं है। साथ ही जैसे ब्रोकली माइक्रोग्रीन्स की बात करें तो जिनको टाइप 2 वाला मधुमेह है, तो इसमें क्या सल्फोराफेन नामक जो तत्व है ये टाइप 2 वाले जो उनके लिए बहुत फायदेमंद रहता है और ये उनके मधुमेह वाले चीजों को कम करता है और इंसुलिन प्रतिरोधक को नियंत्रित करता है। साथ ही अगर हम मटर वाले माइक्रोग्रीन्स की बात करें तो मटर माइक्रोग्रीन्स में जो है फाइबर और प्रोटीन बहुत है, वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का है। तो ये भी हमारे जो शुगर पेशेंट हैं, डायबिटीज वाले पेशेंट हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। अगर हम बात करें हृदय रोग वालों के लिए, तो हृदय रोग वालों में हम 3 माइक्रोग्रीन्स बहुत फायदेमंद है। एक चुकंदर का जो माइक्रोग्रीन्स रहता है बीट रूट वाला वो, साथ ही पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी इसमें खास तौर पे उसके माइक्रोग्रीन्स बहुत फायदेमंद रहते हैं, और एक वो रहता है चौलाई वाले माइक्रोग्रीन्स, एमरंथस वाले माइक्रोग्रीन्स, ये 3। तो इनमें आप ये समझिए कि इनमें जो है कि आपको पोटेशियम कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, तो जो सोडियम का जो इम्बैलेंस रहता है उसको ये मेंटेन करता है। तो इसमें क्या है कि हमारा जो बोलते हैं ना कि रक्त का जो प्रभाव है उसमें जो प्रेशर बनता है, तो इनके जो नसें जो रहती हैं उनको वो ढीली करता है, तो आपका जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिक आपको धीमा हो जाता है या नियंत्रित हो जाता है। तो इस तरह से ये तीनों चीज काम करते हैं। तो ये हृदय रोग वाले में भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद है। जी, कुल मिला के देखा जाए तो जो माइक्रो ग्रीन्स है इससे हमारे किसान भाई और बहन परिचित हैं, और बस ये है कि कुछ हद तक जो है अभी इसका उपयोग उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे जो है हम देखते जा रहे हैं कि कई प्रकार की जो समस्याएं हैं वो जीवन में जो है बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसे जो खाद्य पदार्थ हैं जो हमें जो है लाभ दे सकते हैं, जो भी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उससे लड़ने में, साथ ही जो है ये पोषक तत्वों से भरपूर
भरपूर हैं, कम मात्रा में लेकर भी बहुत सारे पोषक तत्व तो हमको मिल जाते हैं। तो ये जो माइक्रो ग्रीन्स हैं, इसके ऊपर जो आपने आज बताया, छोटे पौधे बड़ा पोषण, अगर एक वाक्य में कहा जाए इसको, तो ये इसके गुण हैं। चलते चलते किसान भाइयों और बहनों से आप क्या संदेश देना चाहेंगे माइक्रो ग्रीन्स के उपयोग करने के संबंध में? देखिए, माइक्रोग्रीन्स, अब हमने इसके उगाने का तरीका देख लिया, कौन से माइक्रोग्रीन्स किस चीज में फायदेमंद है, पोषक तत्व कितना है। तो चलते चलते इनका उपयोग कैसे करना है हमको दैनिक आहार में, चूंकि इनको कच्चा ही उपयोग करना है। तो एक सबसे बड़े ख्याल एक आता है कि भैया हम कोई भी चीज बनाएंगे उसके ऊपर इनको बारीक चॉप करके, बारीक काट के हमने डाल देना है। या फिर हम सलाद खा रहे हैं तो सलाद के ऊपर डाल के हम खा लें, या किसी भी चीज का, मान लीजिए हम रस बना रहे हैं, सूप बना रहे हैं, है ना, तो अंग्रेजी में उसको सूप बोलने लगते हैं। तो कोई भी चीज का आपने अगर वो रसा बनाया हुआ है तो उसके ऊपर अब माइक्रोग्रीन्स को आप डाल दीजिए और सजाने, गार्निश करने के लिए, और उसको आप उपयोग कीजिए। या मान लीजिए हम जैसे हमने कोई सब्जी बनाई हुई है, या आजकल कॉमन एक नाश्ता चलता है कि पोहा हर घर में बनता है, सुबह का नाश्ता। तो भाई पोहा में जैसे हम धनिया पत्ती डालते हैं गार्निशिंग के लिए, तो हम माइक्रोग्रीन्स, कई तरह के माइक्रोग्रीन्स की बारीक काट के उनको गार्निशिंग करने के लिए डाल देंगे। तो और जैसे मान लीजिए हम मुरमुरा है तो हम जैसे भेल बना के शाम को बैठ के परिवार के साथ उसका सेवन करते हैं कि प्याज टमाटर सब काट के डालने, तो उसके ऊपर हम माइक्रोग्रीन्स डाल दिए ताकि उसके भी पोषक जो तत्व है हमारे शरीर में चला जाए। तो कोशिश ये करना है कि हमको हर चीज में हम किस तरह से इसको शामिल कर ले और इसका उपयोग करें कच्चे फॉर्म में ही। हमको इसको आंच पे रख के इसका जो गुणवत्ता है उसको कम नहीं करना है, हमको उसको कच्चे ही फॉर्म में बारीक बारीक काट के उनको कैसे भी हमको उसको उपयोग करना है अपने दैनिक आहार में। तो ये घर बैठे हमारे किसान भाई अपनी पोषण के लिए सोच सकते हैं। और जैसे कुछ शहर वाले हैं जिनके पास समय की कमी है, नहीं उगा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं उतना वो, तो उनके लिए भी कि भैया ये आपके लिए, आपकी पोषण के लिए हम अपने घर में उगा सकते हैं और इसको हम आय के रूप में भी कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो पहले हम अपना पोषण देखें माइक्रोग्रीन से, और फिर इसको एज अ धंधे के रूप में भी हम उपयोग कर सकते हैं कि इसको स्वयं घर में उगा के और हम इसको मार्केट में बेच के उसका भी लाभ कमा सकते हैं। तो यही संदेश है कि माइक्रोग्रीन्स खाएं और स्वस्थ हो जाएं, हमारा जीवन स्वस्थ रहे, हम खुशहाल रहें और हम खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जी, डॉक्टर अल्पना शर्मा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे विषय को बहुत ही सरल तरीके से समझाने के लिए, और ऐसे ही पोषण से संबंधित जो भी बातें हैं वो आप बताती रहती हैं, आती रहती हैं। तो कम मात्रा में, यानी छोटे पौधे बड़ा पोषण, माइक्रोग्रीन्स, इस विषय पर आज ये जो चर्चा हुई है, इससे हमारे किसान भाई और बहन जरूर निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। आज आपको ये जानकारी प्रदान करने के लिए, ये किसान भाइयों और बहनों को, ये एक नई जो विधा है कृषि की जो है, जिसे हम जानते तो थे लेकिन इसको और आगे बढ़ाना है, ये इस विषय पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों और बहनों, किसानवाड़ी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम।